ढकी भाई, रजब भट्ट, कंवल आफ्ताब, जन्नत मिर्ज़ा, मिस्टर पतलू, मिनाहल मलिक और नादिर अली, ये सब इस रडार के अंदर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता अभी इनको एनसीसीआई पेश करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या सारा कसूर इन यूट्यूबर्स का है? इनके अंदर कोई मोरल वैल्यूज़ पहले थी या नहीं थी? क्या इनको पता था कि ये गैम्बलिंग ऐप्स हैं और ये फिर भी उनको प्रमोट कर रहे हैं? और लास्ट में सारा ये आएगा कि क्या गवर्नमेंट जो थी पहले सोई हुई थी, जो अब जागी है इतनी देर प्रमोशन होने के बाद? इन सब सवालों का जवाब आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो। 17 अगस्त को डकी भाई को गिरफ्तार किया जाता है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। कहा यह जा रहा था कि इनकी मलेशिया में कोई इनका फंक्शन था जिसमें इनको इनकी वाइफ के साथ इनवाइट किया गया था, जिसमें बाकी यूट्यूबर्स भी शामिल थे। एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ मैंने जो सुनी थी वो ये भी है कि जो डकी भाई हैं वो उनको अंदाज़ा हो गया था, अपने बैंक से उनको कॉल आई थी कि भाई आपकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसके डर से वो अपनी पूरी फैमिली को लेके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बताया था जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग के अंदर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सुनने में ये आया कि मजीद 3 सितंबर तक इनका जिस्मानी रिमांड एनसीसीआई ने वो मंजूर करवा लिया। अब इनके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं, और ये बाकी भी मेरा ख्याल है सब यूट्यूबर्स या ऐसे लोग जो जहालत को फैलाते हैं और जो कि पाकिस्तान के यूथ को ख़राब कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू होने चाहिए। सबसे पहले जो डकी भाई के ऊपर लगा है सेक्शन 13 लगा है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का। सेक्शन 13 है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी मतलब आपके पास कह लें जी इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी। सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग, सेक्शन 26 स्पूफिंग भी आप जालसाजी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ जो लगा वो सेक्शन 294 बी मतलब कि ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड, और सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सारे सेक्शंस ढकी भाई के ऊपर लगे हैं, और मेरा ख्याल है बाकी यूट्यूबर्स के ऊपर भी यही लगने चाहिए, ताकि इनको ये एहसास हो। और यूट्यूबर्स के साथ मैं ऐड करूंगा उन टिकटॉकर्स को भी, जिनकी एक बहुत बड़ी एक फैन बेस है, और उनमें स्पेशली फीमेल्स की बहुत बड़ी आपके पास आ जाती है, जिसमें आपके मिनाहिल मलिक के अक्सर आप देखते हैं कि बड़े वल्गर किस्म के उनके जो वीडियोस बाहर आती हैं, लोग बड़ा और उनको लाइक करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फॉलोअर्स गेन करते हैं। फिर जन्नत मिर्ज़ा, फिर इसके अलावा कंवल आफ्ताब आ जाती हैं, जिसके अंदर जो जुल्करनैन की जो वाइफ भी हैं। मज़ीद इसके अंदर सारे नाम आएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि जिस दिन का ये एनसीसीआई ने डंडा दिया हुआ इन सब यूट्यूबर्स को, तब से रजब भट्ट जो है वो बैनामों की प्रमोशन नहीं कर रहा। अगर इतना ही शौक था, इतनी ही एप्लीकेशंस उसको बेनिफिट दे रही है, इतने ही वहां से वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो अब बायनोमो किधर गया? अब बायनोमो का कोई नाम ही नहीं ले रहा। पहले हर बंदा उठ के बायनोमो को ट्रेड करने लगा हुआ था जी, कि हमारा तो रोटी पानी और घर ही सिर्फ बायनोमो से चलता, इसके अलावा तो हम किसी जगह से हमें इतना पैसा आते ही नहीं है कि हम पैसा कमाएं और वहां से पैसा कमा के अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा सकें। लेकिन अब जब एनसीसीआई ने डंडा दिया सबको, तो अब सब चुप करके बैठ गए हैं और उनके लिए वो चीज़ें हो गई हैं हराम। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन थे। अब पहला क्वेश्चन ये था कि अभी इनके ऊपर क्रैकडाउन क्यों होना शुरू हुआ जी? रिपोर्ट्स ही कहती जी, जावेद चौधरी साहब बताते हैं कि एक छोटा सा एक बच्चा था जो आपके जो चौधरी साहब हैं, जो एनसीसीआई के डायरेक्टर हैं, उनके गाँव का। उसका बाप आया, उसने बताया जी कि मेरे पास मेरा बच्चा जो है वो ये काम कर रहा है, और बड़े पैसे उसने गवा दिए हैं। और जब उससे उन्होंने पूछा तो बच्चे ने बताया जी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। खैर ये सारी स्टोरी है, क्या है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये इलॉजिकल है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि क्या इन टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स को पता था ये गैम्बलिंग ऐप्स हैं? तो जी बिल्कुल, इनको पता था कि ये गैम्बलिंग ऐप्स हैं। इतने चूचे तो ये हैं नहीं है कि जो इतनी अच्छी ये स्क्रिप्ट लिख के कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, फुद्दू कैसे बनाना है, इनको ये पता ही ना हो कि भाई ये गैम्बलिंग ऐप है और इसको प्रमोट करने से लोगों का नुकसान से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। और ये तो साफ सी बात है कि भाई ये कहते हैं जो कहते हैं भाई हमें नहीं पता कि ये जुआ था या नहीं।
अब बात करते हैं कि इनके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ पहले थी या नहीं थी, तो इनके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी। अगर इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती तो ये जिनको अपनी फैमिली कहते हैं, अपनी आर्मी कहते हैं, अपनी एक लाइफ का हिस्सा कहते हैं, ये उनके साथ इस तरह का सलूक ना करते, उनके साथ ही एटलीस्ट गैम्बलिंग वाली हरकत ना करते। बाकी तो मेरा ख्याल है हर बंदा जो इनका यूट्यूब चैनल देखता है, इनके जितने भी पैसे आते हैं करोड़ 1.5 करोड़ रुपए, वो इनकी ऑडियंस ही इनको कमा के देती है। आप और मेरे जैसे लोग जो कि अपना टाइम कंज्यूम करके इनके वो एड्स को वॉच करते हैं, जिनके ऊपर इनके व्लॉग्स होते हैं। अब लास्ट में ये है कि जी क्या गवर्नमेंट पहले सोई हुई थी, अब जागी है? तो जी बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नमेंट पहले सोई हुई थी, गवर्नमेंट को भी अंदाजा था कि क्या चीज़ें किस हिसाब से हो रही है। अब इंटरनल अंदर खाते इनका क्या चल रहा है, ये कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस वजह से उन्होंने एकदम हाथ डालना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक इनके ऊपर हाथ डालना ये भी जुल्म है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको पता था कि ये गैम्बलिंग है, ये चीज़ें हैं, तो आप उसको पाकिस्तान में आने ना दें। अब जिस तरह आपका फायरवॉल आपने जिस तरह अब एक स्पेसिफिक जमात के लिए आपने एक फायरवॉल लाए, उनके कीबोर्ड वॉरियर्स के लिए नाम दबा दिया, तो क्या गैम्बलिंग ऐप्स आपके लिए एक छोटी चीज़ थी? वो तो आपके लिए था ही कुछ नहीं। सॉरी, मेरी ज़रा आँख में थोड़ा-सा चल रहा है इशू। अब ये सारी चीज़ों के बाद अगर रूल ऑफ लॉ आपने बनाया होता, आपने कुछ ऐसी रूल्स बनाए होते हैं कि भाई ये चीज़ प्रमोट करनी या नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है काफ़ी यूट्यूबर्स वहाँ से रुक जाते और सबसे पहले ये डकी भाई ही रुकता। उसकी वजह ये है कि जब लास्ट टाइम भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी रजब भट्ट के साथ, तो इसने तलहा रिव्यूज़ को जाके एक अपना पॉडकास्ट दिया था, उसने कहा था भाई अब मैं प्रमोट नहीं करूँगा। तो यार जितने भी यूट्यूबर्स रगड़े जा रहे हैं ना, ये प्रीवियस चीज़ों के ऊपर रगड़े जा रहे हैं। अगर आपने किसी जेन्युइन यूट्यूबर को पकड़ना है जिसने लोगों का खाना खराब किया, तो वो आपके सामने रजब भट्ट है, उसको आप पकड़ें। जिसने अपनी हर वीडियो के अंदर प्रमोशन किया, एटलीस्ट हर वीडियो के अंदर उसने कहा जी कि मेरा तो घर ही नहीं चलता। कभी अपने कज़न को बिठाता है, कभी अपनी बहन को बिठाता है, कभी अपने किसी दोस्त को बिठाता है और वो उससे पूछता थी कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुम साइड इनकम जनरेट कैसे कर रहे हो, तुम घरों के बिल कहाँ से निकाल रहे हो? तो वो कहता जी कि ये मेरे पास एप्लीकेशन है, यहाँ से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं निकालता हूँ, जो कि 110% जुआ है और वो हराम है। अब आप एज ए नेशन, आप एज एन यूथ 13 से 18 या 30 तक आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अगर अभी भी आप इनको अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं, तो आपका फ्यूचर भी इन्हीं के जैसा ही होने वाला है, जैसा इनका फ्यूचर अभी आपको नज़र आ रहा है। एक हराम की कमाई खा के मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और उससे पहले उसने वकीलों के ऊपर पैसे लुटा दिए। दूसरा हराम की कमाई खाने की वजह से जेल के अंदर डला हुआ है, और बाकी जो हराम की कमाई खा रहे हैं, वो भी उनके ऊपर भी NCCI ने अपना घेरा तंग कर दिया। और अगर अभी आप भी हराम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी NCCI के कटघरे में अंदर जल्दी ही होंगे, और हमारा मुल्क जो है साफ शफायत के साथ और इंशाल्लाह ताला जो है वो प्रॉपर रूल्स एंड लॉ को फॉलो करते हुए पूरा एक्शन लेगा, और ऐसे जो हराम खोर हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं मुल्क को, उनके खिलाफ लाजमी एक्शन लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, गैम्बलिंग से दूर रहें, हमेशा राइट वे के अंदर, डायरेक्शन के अंदर काम करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।